चलिए चलिए, अब थोड़ी देर बातें बंद कर दीजिए। चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखिए, कल हमने पेडागोजी का पार्ट शुरू किया था और हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। मैंने कहा था कि मेन पेडागोजी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपन बेस क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम ही है, किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ पेडागोजी का पार्ट, और कंप्यूटर पेडागोजी तो किसी का भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो इसमें कुछ पेडागोजी के कुछ वो शिक्षा वगैरह और शिक्षण वगैरह, शिक्षक क्या है, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ जो भी इनके मतलब मेन राइटर वगैरह जो रहे हुए हैं, जिन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, जिन्होंने कुछ मेथड्स दिए हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कल से हमने स्टार्ट किया था, एक बार उसका रिवीजन कर ले। ठीक है, हम ऐसा किया करेंगे, जो लास्ट से पढ़ा है उसका एक दिन आते ही 5-7 मिनट तक रिवीजन, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए। और किसके सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की? मतलब अब बेसिक सब्जेक्ट चल रहे हैं, टेक्निकल कौन कौन से चल रहे हैं? फंडामेंटल चल रहा है। नंबर सिस्टम तो फंडामेंटल में ही लगा लो आप लोग। चलिए, आपको कुछ समझ आया आज? न्यू स्टूडेंट, चलिए। तो यहां पे हमने कंप्यूटर पेडागोजी की बात की थी। कल मैंने आपको सिलेबस लिखवाया था, मैंने कहा था कि हमें 5 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, हमें 5 यूनिट पढ़नी है, एक बार वो नोट कर लेना। 5 यूनिट के अंदर क्या क्या है वो मैंने उसके अंदर मेंशन नहीं किया है, वो मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगी और आपको एक एक चीज पता चल जाएगी, कोई भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं है। तो सबसे पहले जब हमने कंप्यूटर पेडागोजी की बात की थी, तो सबसे पहले कहा था कि पेडागोजी का अर्थ क्या होता है, याद है? बताइए, क्या होता है? शिक्षा शास्त्र। ठीक है, क्या होता है पेडागोजी का अर्थ? शिक्षा शास्त्र। तो देखिए, यहां पे अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? एजुकेशन। साफ है? जो शिक्षा शब्द है वो हमारे इंडिया का है, हिंदी भाषा का शब्द है, और ये एजुकेशन शब्द है, ये इंग्लिश का है। ठीक है, साफ सी बात है कि ये इंग्लिश का शब्द है, तो इसकी उत्पत्ति भी इंग्लिश के ही किसी शब्द से, ग्रीक से हो सकती है, फ्रेंच से हो सकती है, लैटिन से हो सकती है, जनरली इन्हीं से होती है। और जनरल जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, वो लैटिन भाषा के होते हैं। जनरल जनरल वर्ड्स किसके होते हैं? लैटिन भाषा के होते हैं। तो देखिए, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो इसकी उत्पत्ति की अगर बात की जाए, तो इसकी उत्पत्ति हुई है, बोलो बोलो, एडक्टम वर्ड से। किससे हुई है? एडक्टम वर्ड से हुई है। एडक्टम वर्ड कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा से। कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा का। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है एडक्टम से, जो कि किसका वर्ड है? लैटिन भाषा का। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैं आपको लिखने का मौका दे दूंगी, एक बार समझ लो, ये कुछ नहीं है, कल हमने कुछ खास करवाया नहीं, आपको सब एक साथ बोर्ड पे मिल जाएगा, है ना? एक बार समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा कंप्यूटर वालों का पेडागोजी का बेस रेडी हो जाए। ये सब्जेक्ट हमारे लिए भी नया है और आप लोगों के लिए भी नया है, सभी के लिए न्यू है। कोई कहता है ना मैं पेडागोजी का बहुत पुराना टीचर हूं, नहीं, हो ही नहीं सकते आप और पेडागोजी के हो सकते हैं, आप कंप्यूटर पेडागोजी के नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ के जो थिंकर्स हैं, जो मेथड मेकर्स हैं, जो प्रिंसिपल मेकर्स हैं, वो सब भी अलग हैं। हमारे रीट वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, वो सब नहीं चलेंगे। यहाँ का सिलेबस भी टोटली डिफरेंट है। और हमारे राजस्थान की बात करें तो ये इसलिए भी टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ कोई सिलेबस गिवन नहीं है। हमने जो इसका कंप्लीट सिलेबस होता है बस उसी को फाइंड आउट किया है और उसी के बेसिस पे आपको बेसिक बताना है, इतना कि आपका एग्जाम 99.99% अटेम्प्ट हो जाए। 1% की गारंटी नहीं ले सकते, वो तो कोई नहीं ले सकता। चलिए, और आरएसएसएमबी में तो कोई नहीं ले सकता। तो उत्पत्ति एडक्टम वर्ड से हुई है, यहां तक कोई डाउट है? एडक्टम वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। कोई डाउट है यहां तक?
ई वर्ड का मतलब होता है आउट ऑफ, और इसका मतलब होता है टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अंदर से बाहर निकालना, मतलब आपके अंदर जो आपकी क्षमता है उसका ऐसा निर्माण किया जाए, ऐसा उसका विकास किया जाए कि आप उसे बाहर निकाल पाए। ठीक है, प्यूरिफिकेशन होता है आप लोगों का। आपके अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, लेकिन कोई एक ऐसी कला है जो यूनिक है, जो आप उसको कहते हैं ना कि आपको लिखना बोलना पढ़ना सब कुछ आता है, लेकिन किसी के अंदर होगी बहुत अच्छी राइटिंग की कला, वो कला है आपकी। बाकी की सारी चीजें तो आपके अंदर वैसे विकसित है, लेकिन एक चीज है जो यूनिक है सबसे, जो आपको आगे तक लेके जा सकती है, तो उसका प्यूरिफिकेशन होता है। और वो किसके माध्यम से किया जाता है? वो शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से ही किया जाता है। और वो कौन करता है? शिक्षक करता है। अब शिक्षक जरूरी नहीं है कि मैं ही आपकी शिक्षक हूं, मैं तो आपकी फॉर्मल शिक्षक हूं। कौन सी शिक्षक हूं? फॉर्मल, औपचारिक, क्योंकि मेरे पास एक पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम आपको और मुझे जोड़ता है, उसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अदरवाइज मैं आपको आके कोई बात बोलूं ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गली में चलते हुए बोल दो चलो चलो, ज्ञान नहीं चाहिए। हकीकत है, आपको और मुझे, हमारे बीच में जो अंतःक्रिया हो रही, जो इंटरेक्शन हो रहा है, मैं जो आपको इंट्रोडक्शन दे पा रही हूं, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे पा रही, अनुदेशन दे पा रही हूं, किस वजह से? क्योंकि हमें पाठ्यक्रम ने बांधा हुआ है, जो कि मध्यस्थता का काम कर रहा है। ये एक औपचारिक शिक्षा है। लेकिन माँ, शिक्षा भी दो होती है ना, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। जो माँ होती है वो हमें इनफॉर्मल शिक्षा देती है। माँ ही नहीं, सब कोई देता है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व माँ का माना गया है, क्योंकि बच्चा 4-5 साल तक का होता है तो वो सिर्फ अपनी माँ से ही कनेक्ट करता है, सिर्फ उन्हीं से, ज्यादातर चीजें उन्हीं से सीखेगा। बोलना वो सिखाएंगी, खाना वो सिखाएंगी, हर चीज वही सिखाती है। तो सबसे पहला इनफॉर्मल अगर शिक्षक माना जाए तो बच्चे का कौन होता है? माँ होती है। और फॉर्मल शिक्षक तो भाई जिसका जो पाठ्यक्रम होगा वही आपका फॉर्मल शिक्षक होगा। इन सब की भी बात मैं करूंगी। तो ये क्या होता है? अंदर से बाहर निकालना, मतलब आपके अंदर जो नेचुरल एबिलिटीज हैं, आपकी नेचुरल जो पावर है, जो आपके अंदर नेचुरल पावर है, जो आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है, उसी को ही, उसी का निर्माण करना, उसी के लिए आपको कुशल बनाना, आपका दृष्टिकोण विकसित करना कि आप समझ पाओ कि मेरे अंदर ये प्रतिभा है, मैं इसे निकाल सकता हूं, और उसी के थ्रू आप कर पाओगे। अब मान लो मैंने आपको एक किताब दे दी और मैंने कहा जाओ पढ़ लो, अनुदेशक क्लियर हो जाएगा, तो ये बहुत बहुत लोगों के अंदर ऐसी प्रतिभा होती है कि वो किताब से पढ़ के बहुत बेहतरीन समझ पाते हैं, लेकिन ऐसे लोग होते हैं 10-15% ही। उसके अलावा जब आपके सामने शिक्षक आता है तो शिक्षक आपको उस चीज के बारे में बताता है, समझाता है, जिस चीज को पढ़ने में आपको 2 घंटे लगने वाले थे, उस चीज को अब आप 15-20 मिनट में पढ़ पाओगे, क्योंकि वो चीज आपको समझ आ गई है। आपको पता था कि ये चीज आपको आती भी होगी? नहीं पता था, लेकिन शिक्षक ने आपके लिए ऐसे मेथड, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसी स्टाइल, मतलब कुछ ऐसे पढ़ाने की शैलियां यूज की, कुछ ऐसे मेथड्स यूज किए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स यूज किए, जिससे कि आप उस चीज को समझ पाए और आप उसे बाहर निकाल के रख पाए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनका इसी टाइम के बाद इंटरेस्ट ऐसा जनरेट होगा कि वो लैंग्वेजेस पे वर्क करने लग जाएंगे, वो न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप करने लग जाएंगे, वो अपना क्या करते हैं, एक डाइवर्जन ले लेते हैं, अपना मार्गांतिकरण कर लेते हैं। अब उन्हें पता चल जाता है कि भाई देखो, मैं इस चीज के लिए नहीं बना, मैं इस चीज के लिए नहीं बना। पता कैसे चलता है? जब आप उस काम को करके देखते हो, जब आपको कोई बताए, जब आपके अंदर से कोई निकाले कि हाँ आपके अंदर ये क्षमता है। और वही काम किसका होता है? शिक्षक का होता है। शिक्षक कोई भी हो सकता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से सिर्फ हमसे औपचारिक शिक्षक जुड़ता है। कई बार हम बोलते हैं ना मेंटोर, जो बाहर मिल जाते हैं, हमें हमें नहीं पता होता, लेकिन वो कहते हैं आपके अंदर ये काबिलियत है, आप करो, वो भी तो हमारे लिए शिक्षक हो गए। बस बात ये कि वो इनफॉर्मल शिक्षक है, जहां से भी ज्ञान का आदान प्रदान होता है वही हमारा शिक्षक होता है। ठीक है, ये चीजें आ रही है समझ में? तो क्या करना है, आपके अंदर जो नेचुरल पावर है
उसी को ही नेचुरल पावर और एबिलिटी जो है आपके अंदर, जो आपकी पावर को शक्ति बोलते हैं, नेचुरल को प्राकृतिक, जो आपके अंदर शक्ति है, जो प्राकृतिक प्रतिभा है, उसी को ही बाहर निकालना क्या होता है? एजुकेशन होता है, वही शिक्षा होती है। शिक्षा क्या होती है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। चलिए वो लिखेंगे। यहां तक चीजें समझ आई? कोई डाउट है यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं कि यही शिक्षा, अगर मैं हिंदी में बात करूं, सॉरी, शिक्षा, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। किससे हुई है? शिक्ष धातु से। और उस शिक्ष धातु के अंदर जैसे ही अ प्रत्यय लगा, उसी से क्या बन गया? शिक्षा बन गया। और शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। क्योंकि आज अगर मैं शिक्षा लेके आ रही हूं आपके पास, तो मैं सीख के आई हूं उसे। मैं अगर आपको शिक्षा दे पा रही हूं तो वो शिक्षा पहले मैंने ली है, वो मैंने पहले सीखा है, तब मैं आपको सिखा पा रही हूं। मैं कोई अभिमन्यु नहीं हूं जो गर्भ से सीख के आ गई, मैंने भी सीखी है, तब मैं आपको सिखा पा रही हूं। तो शिक्षा उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत भाषा के, यहां पे मैं शिक्ष धातु ही लिख देती हूं, ठीक है? किससे? शिक्ष धातु से। और इसी के अंदर अ प्रत्यय लग गया। क्या लग गया? अ प्रत्यय लग गया। और शिक्ष धातु के अंदर जब अ प्रत्यय लगा, और उसी से क्या बना है? शिक्षा। ये शिक्ष जो है किसका है? कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, ज्ञान का आदान प्रदान, वो शिक्षण में आ जाता है ना। तो सीखना और सिखाना, यहां तक कोई डाउट है? समझ आ रहा है? कल का एक बार रिवीजन हो गया, रिकॉल हो गया। चलिए आप लिख लो। फिर इसके बाद हम बात करेंगे उसकी, भाई प्राचीन काल में शिक्षा कैसी हुआ करती थी, अभी शिक्षा कैसी है, ठीक है? कोशिश करेंगे कि आपको थ्योरी ज्यादा ना लिखवाई जाए, राम कहानी नहीं पूछी जाती है, आपको मेन मेन फैक्ट पता होना चाहिए, क्या क्या चीज कैसे है, बस समझ लो उसे। बस इसको हर दिन पढ़ते हुए जाना, याद रखना, यहां से आप फुल मार्क्स ले सकते हो। ये बहुत इजी पैटर्न है। टेक्निकल का ऐसा होगा कि आपके माइंड में पता नहीं एट द सेम टाइम वहां क्लिक करे ना करे, लेकिन ये आपकी रेगुलर लाइफ से रिलेटेड है, आप इसको रिलेट करके कर पाओगे वहां पे। चलिए यहां तक कोई डाउट है? चलिए हटा दो इसे, रिवाइज हो गया है कल का। चलिए आज आपकी क्लास 2 घंटे की ले लूं मैं, क्योंकि सर ने मुझे कहा है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी फ्री करना है। आप लोगों का सिलेबस काफी लंबे टाइम से चल रहा है क्या? आपकी क्लासेस वगैरह कितना टाइम हो गया? चलिए कोई नहीं। यहां पे देखिए, अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा प्राचीन काल में, अब हम प्राचीन काल
पाश्चात्य संस्कृति की तो बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? हमारे भारतीय संस्कृति की। तो आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संस्कृति प्राचीन काल में, या प्राचीन काल डायरेक्ट देके पूछ ले, तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति के, अभी जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित है। अगर वो पूछ ले आधुनिक शिक्षा पद्धति या फिर वो पूछ ले पाश्चात्य, तो हमें अब की बतानी है। आधुनिक, वो प्राचीन समय में हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति चलती थी, फिर उसके बाद लॉर्ड मेयो ने जो हमारा पैटर्न चलाया, उस पैटर्न के बेसिस पे, हालांकि हमारी नई नई शिक्षा नीति बनती जा रही है, लेकिन हमारा पैटर्न तो वही है ना, सिलेबस पैटर्न वगैरह वही सब चीजें। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम शिक्षा की बात करें तो इसी को ही वो बोल सकता है कि पहले अधिगम कैसा हुआ करता था। अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। आपके लिए नया शब्द होगा। अधिगम का अर्थ क्या होता है? लर्निंग। अरे रे रे, मैं भूल गई, कोचिंग का नाम ही अधिगम। अच्छा, अधिगम का मतलब पता था आप सभी को? लर्निंग होता है, नहीं पता है? उमंग तो आपके कहते ना, वो इंटरनल उसका होता है एक नहीं नहीं, हाँ, एक तरीके, नहीं, रे ऑफ होप नहीं बोल सकते उसे। एक तरीके का कहते हैं ना, अंदर से आपके अंदर एक इंटरनल जॉय जो होता है, जो आपको किसी चीज की तरफ इंस्पायर करता है। अब मैं पर्टिकुलर वर्ड तो मैं नहीं बता पाऊंगी, मेरे को भी याद नहीं। हाँ, ऐसे तो अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। आपकी कोचिंग से ही सीख लो, अधिगम का अर्थ क्या होता है? लर्निंग। तो प्राचीन समय में अधिगम कैसा हुआ करता था? शिक्षण अधिगम कैसा हुआ करता था? टीचिंग पैटर्न कैसा हुआ करता था? टीचिंग लर्निंग कैसे हुआ करती थी? आप एक चीज सोचिए, हमेशा टीचिंग और लर्निंग, शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मैंने आपको शिक्षण दिया, मैंने आपको शिक्षण दिया, मैंने आपको टीच किया, मैंने आपको टीचिंग करवाई, उससे आपने चीजें सीखी, उससे आपने लर्न किया। तो शिक्षण से आपको क्या मिला? अधिगम मिला। शिक्षण से आपको क्या मिला? अधिगम मिला। कोई डाउट है यहां तक? अधिगम का अर्थ समझ आ गया? अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, समझ लो। इस कोचिंग में 5 महीने से बैठे हुए हो। अब आप कहोगे आपको बड़ा पता था मैम। नहीं, मुझे भी नहीं पता था। आई एम ऑल्सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मेरा थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम रहा, तो मुझे भी नहीं पता था अधिगम का अर्थ क्या होता है। पर अब मुझे पता है, और आपको भी पता होना चाहिए। अधिगम का अर्थ क्या होता है? लर्निंग। और लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। चल रहा है प्रॉपर? चलिए, अब देखिए, अगर मैं पूछूं कि प्राचीन समय में शिक्षण अधिगम कैसा हुआ करता था, या शिक्षा पद्धति कैसी हुआ करती थी, तो देखिए भाई, प्राचीन समय में या भारत में प्राचीन समय में, वो भारत में पूछ ले प्राचीन समय में, या भारत वो प्राचीन समय में पूछ ले, वो सब में आपको भारत का ही बताना है। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अपना खुद का टीचिंग अधिगम हुआ करता था, वो टीचिंग लर्निंग हुआ करती थी, उनकी खुद की एक शिक्षा पद्धति हुआ करती थी। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ करता था? एक होता था, द्विमुखी हुआ करती थी, बाइपोलर, बाइलेटरल, उसके दो ही स्तंभ हुआ करते थे। कितने स्तंभ हुआ करते थे? दो स्तंभ हुआ करते थे। ये किसने बताया है? जॉन एडम ने। किसने बताया है? जॉन एडम ने। कितने स्तंभ हुआ करते थे? दो। कौन कौन होता था? एक होता था शिक्षक, और एक होता था शिक्षार्थी। और शिक्षार्थी ही होता है छात्र, स्टूडेंट। एक हुआ करता था टीचर, और एक हुआ करता था स्टूडेंट। ठीक है, तो प्राचीन समय में जो शिक्षा हुआ करती थी, वो किसी पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं हुआ करती थी। आपको जीवन जीने के लिए और उस समाज में रहने के लिए जो चीजें आवश्यक थी, वही शिक्षा हुआ करती थी। तो कोई फॉर्मल वो नहीं हुआ करती थी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, औपचारिक शिक्षा नहीं हुआ करती थी, वो औपचारिक शिक्षा नहीं हुआ करती, अनौपचारिक हुआ करती थी, इनफॉर्मल हुआ करती थी, जिसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है,
उनके अंदर एक टाइम लिमिट होती है, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित स्थान होता है और एक निश्चित समय में निश्चित विधि से उसे पूरा करना होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। धनुष मिल गया तो धनुर्विद्या सिखा दी आपको, तलवार मिल गई तो तलवारबाजी सिखा दी आपको, अगर वेद पुराण वगैरह ये सब मिल गए तो वेद पुराण पढ़ा दिए। हर दिन आपका वो जो उस समय के समाज में रहने के लिए आपको जो औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता, वो सॉरी, जिस शिक्षा की समाज में रहने के लिए आपको सर्वाइव करने के लिए आवश्यकता थी, वो उस तरीके की शिक्षा दी जाती थी। कोई आपका पर्टिकुलर पाठ्यक्रम नहीं हुआ करता था। लेकिन आजकल की शिक्षा है ये कैसी है? ये इनफॉर्मल है, अनौपचारिक, वो सॉरी फॉर्मल है, औपचारिक शिक्षा है, जिसके अंदर एक विशेष पाठ्यक्रम होता है, आपका एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पैटर्न होता है, उसी के बेसिस पे ही आपको पढ़ाया जाता है, एक निश्चित समय में, एक निश्चित अंतराल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की कि प्राचीन समय में जो शिक्षा होती थी वो द्विमुखी हुआ करती थी, जिसे हमने बोला बाइपोलर। ये किसने बताया? ये बताया है जॉन एडम ने, और उन्होंने कहा कि भाई इसके दो स्तंभ हुआ करते थे, ये दो लोगों के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम हुआ करती थी। किस किस के मध्य? शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हुआ करता था। कोई थर्ड पैटर्न इसके बीच में नहीं था। यहां तक चीजें समझ आई? कल भी लिखवा दी थी, कोई चीज छूटी तो नहीं थी? समझ आ रहा है? आपको भी लिखने का लिख लेना। अभी मैं वहां पे उसका जो अभी पाश्चात्य संस्कृति में बोल सकती हूँ या फिर आधुनिक पैटर्न में बोल सकती हूँ, वो भी एक बार मैं लिखवा देती हूँ, फिर आप लिख लेना। पाश्चात्य भी बोल सकते हैं या इसी को ही बोल सकते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, ये पाश्चात्य भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पैटर्न है वो पाश्चात्य संस्कृति का ही परिणाम है। लॉर्ड मेयो के द्वारा जो पैटर्न दिया गया था उसी पे ही हम धीरे धीरे उसी के अंदर चेंजेस करके कर रहे हैं, और अगर हम टोटली वहां का पैटर्न और अपना ले तो वो और भी बेहतर हो सकता है। मैं बताऊंगी आपको कि क्यों बेहतर हो सकता है, जिसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। हमें विकासशील से विकसित की ओर बढ़ने के लिए उस पैटर्न का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है ना वो बहुत ही संकुचित है। हम हर काम को ना अपने ओहदे से रख के सोचते हैं कि ये काम हमारे लिए बना ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ना जैसे जात पात धर्म वगैरह होता है ना, ऐसे काम भी ऊंचा नीचा करके देखा जाता है, ऊंच नीच को करके देखा जाता है। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वहां हर काम को इक्वेलिटी से देखा जाता है, एक नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि वहां की शिक्षा प्रणाली ऐसी होती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप ये मान के करते हो तो आज बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार नहीं घूम रहे होते। 3 करोड़ हमारे पास सरकारी नौकरियां हैं और 50-60 करोड़ लोग पीछे लगे हुए हैं। कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता, कोई प्राइवेट सेक्टर में करना ही नहीं चाहता, बिकॉज वहां पे रिस्क है। यहां हर कोई एम्प्लॉय बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर कोई नहीं बनना चाहता। या हर कोई रोजगार पाने के लिए क्या बोलते हैं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं, कर्मचारी बनना चाहता है, लेकिन उद्यमी कोई नहीं बनना चाहता। लिमिटेड लोग हैं जिन्होंने रिस्क लिया, आज वही वही लोग हायर जाते जा रहे हैं, और हम लोग आज भी वही हैं, क्योंकि हमारा इंक्रीमेंट कितना हो सकता है, हमारा नहीं आप लोगों का। मेरा तो इंक्रीमेंट मैं जितने घंटे बढ़ा लूंगी उतना हो जाएगा। आपका इंक्रीमेंट कितना हो सकता है? साल में 2-4%। हर साल आप उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जहां आप रिस्क लेते हो, जहां आप जितना मेहनत करते हो, आपको उसी का परिणाम मिलता है। मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही कि आपको सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी दिले ख्वाहिश है, अगर आपकी इच्छा है कि आप वही काम करो, तो भगवान करे आपको मिले।
लेकिन आप कंप्यूटर के स्टूडेंट है तो आप टेक्निकल साइड में और भी बहुत सारे कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते थे, टेस्टर बन सकते थे, वेब डेवलपर बन सकते थे, और भी बहुत सारी टेस्टिंग की, प्रोग्रामर की, और बहुत सारी जॉब होती है, आप कर सकते थे। लेकिन आपने एक सीधा रास्ता चुना कि हमें एक सुरक्षित नौकरी मिल जाए जो जिंदगी भर हमसे कोई लेना। सिर्फ आप सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट जॉब में हो, आप पैसे के लिए नहीं हो। अगर आप पैसे के लिए होते तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाते। बिकॉज मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब ड्रॉप आउट हूं, मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब ड्रॉप आउट हूं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके अंदर एबिलिटी है, आप कमा के खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप उस दिन सब चीजें मोह माया लगेंगी और आप निकल जाओगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी उस चीज को पहचानो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे कल को सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो। बट लेकिन आप लोग एबल हो, थोड़ा सा मेहनत करो, प्राइवेट सेक्टर में कर लो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। किसी को है कि भाई देखो मैं अकाउंटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूं, मैं ना लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेता हूं, तो आप लोग मार्केटिंग कर सकते हो, आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हो। काम छोटा नहीं है, टाइम लेगा, आपका खुद का है, लेकिन एक मेहनत के बाद सब कुछ आप ही का तो होगा। अगर उसमें भी मेहनत करोगे तो वो भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो शिक्षा हमारी जो अभी की जो शिक्षा प्रणाली है, जो अभी हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उसके अंदर यही चीजें रखी गई हैं कि 6 क्लास से ही पैटर्न में ना, हमारे स्टडी पैटर्न में हर एक चीजें जोड़ दी जाएंगी। हम हंस रहे थे कल कि हमें फावड़ा चलाना और ये सब चलाना सिखाया जा रहा है। एक श्रमिक भी तो कुशल होना चाहिए। हमारे जब ये कहते हैं लेबर रेट डिक्लेयर होती हैं, तो कुशल, अर्धकुशल, अकुशल इसी आधार पर होती हैं। क्योंकि कुशल के अंदर कुछ ना कुछ तो, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, दिन भर इस बिल्डिंग को बनाने में मेहनत कौन करेगा? मजदूर, एक मिस्त्री। उसने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली हुई, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली हुई, लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने का काम वही करेगा। वो सुबह मेरे हिसाब से 8-9 घंटे की उसकी टाइमिंग होती है, 8-9 घंटे की, और उसको कितना मिलता है? 400, 500, 600, 700 हार्डली। अगर वो मेट्रो सिटीज में है, बड़े शहरों में है, तो उसको 700 मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर लोकल एरिया में है तो 400, 500। मेहनत कौन कर रहा है? मजदूर। लेकिन एक इंजीनियर आता है, सिर्फ वो ये बताता है देखो आपको ये लाइन यहां से ऐसे करनी है, इसके अंदर इतना लोहा लगाना है, इस तरफ से दरवाजा निकालना है, इसका एंगल ऐसा होना चाहिए। आएगा वो, उसका हार्डली काम 15 मिनट का होगा, और आपको पता है आपकी 10 दिन की इनकम वो 15-20 मिनट में लेके चला जाएगा, क्योंकि उसने अपने अंदर की क्षमता को पहचान लिया। आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है? आप एक तरीके से इंजीनियर ही हो भाई, आप कंप्यूटर इंजीनियर हो। अगर आप अपनी क्षमता को पहचानो तो आप लोग कर सकते हो उधर, लेकिन आप लोगों ने क्या रास्ता चुना है? सीधा, बस एक आराम वाली जॉब मिल जाए, आर्म चेयर जॉब बोलते हैं उसे। इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ोगे आप, पढ़ लेना, आर्म चेयर जॉब। मतलब आपको चाहिए सुरक्षित नौकरी जिसमें आप बस फूलते रहो और खाते रहो, और कोई काम नहीं होता है। और महिलाएं होती है वो स्वेटर बुनती रहेंगी, मटर छीलती रहेंगी, नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग पढ़ाना, अगर आप इस सीधे रास्ते पे भी जा रहे हो तो उस सीधे रास्ते पे भी कुछ अच्छा काम करना। ठीक है, शिक्षा, क्योंकि आप ही चेंज ला सकते हो। बी अ चेंज मेकर, है ना, चेंज मेकर बनो, थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आओ। देखिए आधुनिक अगर शिक्षा प्रणाली की बात करूं तो ये त्रिमुखी थी, त्रिमुखी थी नहीं, त्रिमुखी है, त्रिमुखी है। और इसमें दो लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए। किस किसने दिए थे? जल्दी से नाम बता दो। जॉन ड्यूई और ब्लूम ने, जॉन ड्यूई और ब्लूम ने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट दिए, और अपने यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए भाई, शिक्षा के लिए दो स्तंभों का होना जरूरी नहीं है, शिक्षा के लिए 3 स्तंभ होते हैं। इन्होंने कहा एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी, और उनको जो जोड़ने की एक कड़ी होती है, मध्यस्थ का काम करता है, वो क्या होता है? पाठ्यक्रम। मीन्स आपका सिलेबस। आपका जो सिलेबस होता है वही एक शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य इंटरेक्शन का काम करेगा। कल को अगर मैं आपकी कोई शिक्षक नहीं हूं तो आप मेरे से मोटिवेशन लेक्चर एक बार ले लोगे, 2 बार ले लोगे,
तीसरी बार आपको वो आप ऊब जाओगे, लेकिन अगर मैं पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको मोटिवेट करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे बीच में कड़ी है, हमारा पाठ्यक्रम जो कि हमें आपसे जोड़ रहा है। तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, और ये एक दूसरे से, शिक्षक होता है स्वतंत्र होता है, और जो शिक्षार्थी होता है वो आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित होता है। ठीक है। और ये जो पाठ्यक्रम होता है ये मध्यस्थता का काम करता है, ये मीडिएटर होता है। शिक्षक स्वतंत्र होता है। ठीक है। ये होता है आश्रित, ये डिपेंडेंट होता है। ये शिक्षक से तभी तक कनेक्ट कर पाएगा जब तक कि पाठ्यक्रम रहेगा। ठीक है। ये स्वतंत्र होता है, ये मध्यस्थता का काम करता है, और ये आश्रित होता है। ये किसने कहा था? जॉन जॉन ड्यूवी ने। जब जॉन ड्यूवी का स्टेटमेंट था, ब्लूम ने कहा, ब्लूम महोदय ने कहा, मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं आपसे कि भाई शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम बिल्कुल सही है, लेकिन क्या पाठ्यक्रम के साथ साथ समाज भी होना चाहिए? आपके पाठ्यक्रम के अंदर उस शिक्षा का भी शामिल होना जरूरी है जो आपको समाज में सरवाइव करना सिखाए, जो आपको समाज में रहना सिखाए, जो आपको बताए कि आपकी शिक्षा समाज के लिए बेहतर होनी चाहिए, समाज पे उसका कुप्रभाव नहीं आना चाहिए, समाज को वो बेहतरी की ओर लेके जा सके, समाज को एक बुरे दायरे की तरफ ना लेके जाए। जैसे कि वो मैंने आपको बताया था, कल रोबोट मूवी का एग्जाम्पल दिया था कि समाज के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आजकल मनुष्य के द्वारा नहीं किए जा सकते, रोबोट बना दिए गए, लेकिन रोबोट की शक्तियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतनी ही होनी चाहिए जहां तक कि वो एक मनुष्य को हार्म ना कर सके, क्योंकि इस पूरे समाज में, इस पूरे संसार में मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिमान है, और उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पूरे समाज की रक्षा करे। ठीक है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे बात हुई है। तो ब्लूम ने क्या कहा कि भाई यहाँ पे बाकी सब चीजों से मैं सहमत हूं, होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए, और उनकी मध्यस्थता की कड़ी पाठ्यक्रम होना चाहिए, लेकिन पाठ्यक्रम के साथ साथ यहाँ पे समाज भी तो होना चाहिए। और ब्लूम ने यहाँ पे समाज को भी जोड़ दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बात करो, आप ऐड कर लो, इसे वो कर लो, नोट डाउन कर लो। मैं डेली आप लोगों की 2 घंटे की ही क्लास ले लिया करूं ताकि आपका ये सिलेबस जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे सर ने कहा है कि 2 घंटे की क्लास ले लो, अगर ले सकते हो, और बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी अगर इससे एग्री करते हो तो। अच्छा, आप लोग अभी से ऐसा करने लग जाना, आपका जितना भी सिलेबस है उसके हार्डली आपके 8 से 10 पेजेस में, शॉर्ट में नोट्स, क्योंकि थ्योरी अब आप सारी पढ़ लोगे, उसके बाद 8 से 10 पेजेस ऐसे बनाना जिसको आप अपने रूम में लगा सको, और ना भी लगा सको तो उसका एक बंच बना के रख लो जिसे आप हर वीक कम से कम उसे रिवाइज कर पाए, क्योंकि इस सब्जेक्ट से आप लोग इतने यूज टू नहीं हो। आप इसके, आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, आप इसे पढ़ते हो, लेकिन आप उसको इस तरीके से नहीं पढ़ते हो कि आप एग्जाम दे पाओ। बहुत लिमिट में पढ़ा है आपने। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपके जितने भी यूनिट हैं उनको 8-8, 10-10 पेजेस में समेट दो, और उन्हें
8 8 10 10 पेजेस में बंच बना के रख लो। जब भी क्वेश्चन करो, कुछ भी नई चीज लगे, आपको लगे कि ये मैंने ऐड नहीं की हुई, उसे एक की पॉइंट की तरह ऐड कर दो। उसके बारे में पूरी राम कहानी मत लिखो, क्योंकि राम कहानी तो आप पढ़ रहे हो, समझ ली है। अब उसको शॉर्ट, मतलब उनको क्विक नोट्स बना लो। और आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आप ही समझ पाओ, कोई और समझे ही ना। किसी को आप पकड़ा भी दो तो उसके पल्ले नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये काम आप अभी से स्टार्ट कर दो। हर एक पार्ट के क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो, टेस्ट होता होगा ना यहाँ पे? टेस्ट नहीं होता है? नहीं, कोर्स तो हो जाएगा आपका। एक तो मेरे हिसाब से 24 मई का है ना एग्जाम? एक्सपेक्टेड डेट दी गई है? न्यू वाला नोटिफिकेशन आप लोगों ने रीड किया है? मैं मतलब मेरे भी सुनने में ऐसा आया है। एक्चुअली मैंने भी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरा उधर की तरफ टारगेट है नहीं। तो मैंने खुद ने इस चीज को पढ़ा है कि 24 मई और 10 जून का एग्जाम है, आई थिंक। ऐसा मैंने सुना है ना? कोचिंग वालों ने बताया है ये? रूमर है? चलो। देखिए, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा के लिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने आई हूं, तो मुझे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। मुझे पता होना चाहिए कि आप किस चीज को किस तरीके से और कितना समझ सकते हैं। बस मेरे अंदर ये होना चाहिए कि वो चीज मैं आपको समझा पाऊं। मैं कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ, किस तरीके से आपको समझा रही हूँ, वो चीज ज्यादा मैटर नहीं करती है। मैटर करती है तो क्या चीज मैटर करती है? कि क्या मैं आपको वो चीज समझा पाई, क्या मैं वो चीज आपको दे पाई जिस चीज के लिए हम यहाँ आए थे। क्योंकि देखिए, जब भी आप इसकी पेडागोजी की, शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, मैं यहाँ पढ़ाने आई हूं, तो मुझे एक्चुअल पाठ्यक्रम आपको बताना चाहिए। सही पाठ्यक्रम, सही ज्ञान के साथ, सही इंफॉर्मेशन के साथ मुझे आप तक वो पहुंचाना चाहिए। आप तक वो अनुदेशन करना चाहिए। आप तक वो इंफॉर्मेशन या वो सूचना मुझे सही मायनों में सही तरीके से देनी चाहिए। तभी शिक्षा शास्त्र का, शिक्षा का सही मतलब है, शिक्षण का सही मतलब है। ठीक है? पाठ्यक्रम चल रहा है कुछ और हम पढ़ा रहे हैं कुछ और, तो इससे काम नहीं चल सकता। तो लिखिए शिक्षा। अब देखिए, ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस है जो मेरी और आपकी बनाई हुई नहीं है, तो इसमें हमें जो जिन्होंने भाषा दी है उन्हीं की भाषा का हमें यूज करना पड़ेगा। भाषा उनकी रहेगी, समझाऊंगी मैं। ठीक है? रूसो ने कहा है, शिक्षा देने के लिए क्या करो? बालक के व्यवहार को समझो। क्या कहा है रूसो ने? कि भाई शिक्षा देने के लिए बालक के व्यवहार को समझो। बालक के व्यवहार को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? बालक की स्वाभाविक शक्तियों, हाँ, कि भाई बालक के अंदर जो स्वाभाविक शक्तियां हैं उन्हीं का विकास ही क्या कहलाता है? शिक्षा।
इनका इंग्लिश में भी मैं लिख देती हूं, नेचुरल पावर एंड एबिलिटीज। कि बालक की स्वाभाविक शक्तियों और योग्यताओं का विकास ही शिक्षा है, मतलब उनकी नेचुरल पावर और एबिलिटी। लोक, LOCK है, मैंने चाहा जिसे उसने चाहा किसी और को, और ये भर्तरी जी की ही लाइन थी, ठीक है। इन्हीं की रानी हुआ करती थी पिंगला, जिन्होंने इनको धोखा दिया था, डिच कर दिया था। इन्होंने कहा कि विद्या विहीन नर है पशु समान। इन्होंने कहा था विद्या विहीन नर है पशु समान, कि जो विद्या विहीन नर होता है यानी कि मानव होता है, वो पशु के समान होता है, वो जानवर ही होता है। ये कुछ कुछ स्टेटमेंट है, आप जो एक दो बार पढ़ोगे आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे और आप इनसे यूज टू भी हो जाओगे। अब इनके नाम याद करने की थोड़ी थोड़ी आदत डाल लो। सीधे आपको स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया जाएगा। अब जॉन डीवी ने क्या कहा, देखो, जॉन डीवी ने कहा जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वो आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि भोजन के मतलब शरीर के विकास के लिए भोजन की आवश्यकता का संदर्भ देते हुए किस महोदय ने अपना स्टेटमेंट दिया था शिक्षा के लिए, तो इन्होंने ही दिया था। किसका, भोजन का इस्तेमाल तो इन्होंने ही किया है ना, कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मनुष्य के शरीर के विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य के या समाज के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लिखिए। उसी प्रकार मनुष्य के विकास के लिए, अच्छा, वो मनुष्य के विकास की जगह समाज के विकास भी दे सकता है। कई कई बार वो क्या करता है, माइनर माइनर चीजें चेंज कर देता है, लेकिन आपको स्टेटमेंट लगभग पूरा तो उसका सार तो याद ही रहता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसी प्रकार मनुष्य के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता या महत्व होता है। है ना, या मनुष्य के ओब्लिक में आप समाज भी लिख लेना, है ना, ताकि वो कई बार मनुष्य मनुष्य समाज में रहता है, मनुष्य से ही समाज बनता है, तो वो इसी चीज को भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो कई बार इन वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर देता है, तो इतना भी इस पे स्टेटमेंट्स पे उन पे मत जाना। ठीक है, अब देखिए, अब जितने भी हमने चीज पढ़ी है कि विद्या विहीन पशु विद्या विहीन नर है पशु समान, कि विद्या के बिना जो मनुष्य होता है वो पशु के समान
अब डिजिटल बोर्ड की आदत हो गई है, ये आदत आप लोगों की डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस नहीं होती हैं। मतलब आपको पूरी नेटवर्किंग बिना डायग्राम के करवा दी है और आपने पढ़ ली, आ गई आपको। मैं तो सर से इसी चीज के लिए कहने वाली थी कि सर मुझे थोड़ा सा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा पीपीटी वगैरह बना के स्टूडेंट को समझाऊं, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ दूसरी क्लासरूम होगा ना जहां पे एडजस्ट हो पाए। आपकी वहां कभी क्लास नहीं लगी है? 100-150 है या बहुत ज्यादा बड़ी क्लास है? उसके अंदर तो मेरे हिसाब से 500-700 स्टूडेंट हैं। 500-700 स्टूडेंट कलेक्टिवली रीट के। 500-700 नहीं है, कितने हैं? नहीं नहीं, रीट की होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि रीट के सभी बैचेस के एक ही बैच है वो रीट का। नहीं, रीट के मुझे बताया कि टोटल 600-700 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनकी क्लास मेरी ही सिस्टर लेती है, इसलिए मुझे पता है। नहीं, मैं सभी सभी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड लेवल की बात कर रही हूँ कलेक्टिवली। इन्हीं सब चीजों से हमें एक बात तो पता चल गया कि समाज और संस्कृति की जननी कौन है? शिक्षा। शिक्षा ही समाज और संस्कृति की जननी है। शिक्षा ही समाज और संस्कृति की जननी है। नहीं, ये कॉमन स्टेटमेंट है। हाँ, लेकिन एक चीज और, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। कि आपको मतलब अगर आप कर्मचारी और उद्यमी दोनों ही बनना चाहते हैं तो दोनों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। एम्प्लॉयमेंट, आप जैसे जैसे अभी एम्प्लॉयमेंट की एक तरीके से कर्मचारी बनने की ही तैयारी कर रहे हो, और एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे तो दोनों के लिए ही आपको किसकी आवश्यकता होगी? शिक्षा की आवश्यकता होगी। देखिए, हमने पहले वाले में मतलब उस उनके में रूसो के में बताया था कि नेचुरल पावर, आपकी इंटरनल पावर, आंतरिक शक्ति, ठीक है, आंतरिक शक्ति का ही क्या किया जाता है? शिक्षा के जरिए प्यूरिफिकेशन किया जाता है, और प्यूरिफिकेशन करके उसका क्या किया जाता है? डाइवर्जन। मतलब मैंने पहचाना कि आपको, मतलब मैंने आपको शिक्षा दी, शिक्षा के बाद मैंने असेसमेंट किया, और असेसमेंट करने के बाद मतलब मैंने आपको किया, और आपको शिक्षा दी, शिक्षा देने के बाद मैंने आपको इवेल्युएट किया, मैंने आपका पेपर वगैरह लिया, मैंने हर एक पेपर वगैरह लेने के बाद मैंने बताया कि आप इस विषय में बेहतर हैं, आप इस चीज को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो आपने डाइवर्जन ले लिया, आपने अपना मार्गांतिकरण कर लिया कि देखिए भाई, मेरे अंदर ये प्रतिभा है और अब मुझे इस प्रतिभा की तरफ जाना है। तो शिक्षक का काम, मतलब शिक्षा का काम क्या होता है कि आपके अंदर जो आपके इंटरनल पावर है उनका प्योरिफिकेशन करना, और प्योरिफिकेशन करने के बाद उनका डाइवर्जन करना। मतलब उनको प्योरिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? शुद्धिकरण करना। पक्का? ठीक है, तो उसका शुद्धिकरण करेंगे, और शुद्धिकरण करने के बाद उसका डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब होता है उसका मार्गांतिकरण करना, उसको सही दिशा में लेके जाना। ठीक है, तो लिखवा दूं, ये हटा दूं। देखिए, आपकी जो इंटरनल पावर होती है, जो आंतरिक शक्ति होती है, आंतरिक शक्ति, आंतरिक प्रतिभा, आंतरिक एबिलिटी, इंटरनल एबिलिटी जो आपके अंदर होती है, उसका हमें, उसका शिक्षा के थ्रू क्या किया जाता है?
प्यूरिफिकेशन किया जाता है, और प्यूरिफिकेशन करके उसका सही डाइवर्जन किया जाता है। प्यूरिफिकेशन का मुझे हिंदी में मतलब शुद्धिकरण, पक्का है ना? चलो ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन करके उसका डाइवर्जन किया जाता है। डाइवर्जन का तो मुझे पता है कि इसको बोलते हैं मार्गांतीकरण, पर आप डाइवर्जन ही याद रखो। प्यूरिफिकेशन वर्ड ज्यादा बेटर है और डाइवर्जन वर्ड ज्यादा बेटर है ये मार्गांतीकरण याद रखने से। तो ये तो मुझे मुश्किल से याद हुआ है, आपको तो और भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बेटर वर्ड है, आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज करो। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी, आपको आ रहा है समझ में? ऐसा तो नहीं है थोड़ा ऊपर से? कल से ही हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। जो भी हुआ था पहले का वो आपको करवा दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं गया है। और मैं बता देती हूँ, अभी तक ज्यादातर जगहों पे पेडागोजी स्टार्ट ही नहीं हुई है, क्योंकि हर कोई सिलेबस डिफाइन करने में और उसको अपने हिसाब से, ठीक है भाई, उसको एक्सट्रैक्ट भी करके लेके आना है, मैटर पढ़ना भी है सभी को, तो वो सब चल रहा है अभी। और जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ज्यादा उनके चक्कर में मत जाना, ये रीट वाले ही टीचर्स जो खड़े हो गए हैं, वो आपको रीट की पेडागोजी और सब मिला के पढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट हमें रीट वाली और उसका जो कॉमन होता है वो पार्ट, और उसके बाद हमारा टोटली कंप्यूटर बेस्ड पार्ट चले। ठीक है, तो देखिए शिक्षा, और देखिए शिक्षा जो है वो निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया है, सॉरी, निरंतर चलती है, ये आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है। शिक्षा केवल आप विद्यालय में ही ग्रहण नहीं करते हैं। शिक्षा का मतलब आप जीवन में हर जगह हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। ठीक है, तो जो शिक्षा है, शिक्षा की प्रक्रिया निरंतर चलती है। कैसे चलती है? निरंतर चलती है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही आपका मतलब आप कुशल श्रमिक बन पाते हो, कुशल व्यापारिक बन पाते हो, आपकी राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, आपके चरित्र का निर्माण होता है, आपके नेतृत्व की भावना का निर्माण होता है, आपकी राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण होता है। तो जितनी भी भावनाएं हैं सबका निर्माण किससे होता है? शिक्षा से ही होता है। मैंने क्या कहा? इंटरनल पावर्स का पहले प्यूरिफिकेशन किया जाता है, प्यूरिफाई करके, है, हाँ, देखो एजुकेशन, हाँ ये एजुकेशन ही चल रहा है, शिक्षा ही चल रहा है कि शिक्षा के द्वारा आपकी इंटरनल पावर, जो आपकी आंतरिक छुपी हुई प्रतिभा है, मैंने सबसे पहले रूसो के में लिखवाया कि आपकी आंतरिक पावर का बाहर निकाल के उसको सही दिशा में उसका विकास करना ही क्या होता है? देखो आप यहाँ पे इंटरनल पावर, मैंने आपकी आंतरिक शक्ति को पहचाना, ठीक है, मैंने आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं, लेकिन उनमें से कोई एक है जो आपकी बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है, उसको प्योरीफाई मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करके सबसे बाहर निकाला, मतलब कि भाई ये आपके अंदर बेस्ट चीज है। और उसके हिसाब से आप अब आपने डाइवर्जन लिया कि देखो मैं पेंटिंग में अच्छा हूं, वैसे तो मैं पढ़ने में भी अच्छा हूं, मैं एथलेटिक्स में भी अच्छा हूं, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूं, लेकिन मैं सबसे बेस्ट हूं, और मेरा जो इंटरेस्ट है वो किस में है? पेंटिंग में है। तो पेंटिंग की तरफ अब आपने अपना डाइवर्जन कर लिया। तो आपके अंदर जो इंटरनल पावर है, सबसे पहले उनको प्योरीफाई करते हैं, उनका प्योरिफिकेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन करने के बाद उनको सही दिशा में लेके जाते हैं। अब समझे? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये आपसे वो पूछेगा नहीं, प्योरिफिकेशन और डाइवर्जन। हाँ, नहीं नहीं,
ये सिर्फ मैं इतना बता रही हूं कि एजुकेशन की वजह से, शिक्षा की वजह से आपके इंटरनल पावर्स को पहचाना जाता है और उनको सही दिशा दी जाती है। इस तरीके से समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं आपके व्यवहार को देख रही हूं, तो मैं कल को अपना तरीका थोड़ा सा बदलूंगी, क्योंकि मुझे आपको समझाना एक शिक्षक का कार्य होता है कि शिक्षण को बेहतरीन तरीके से सही दिशा में देना, ताकि आप समझ पाए। जरूरी नहीं कि इस किताब में जो मेथड दिए गए हो या जो मेथड बताए गए हो मैं सिर्फ उसी से समझाऊं। बस मेरा टारगेट इतना होना चाहिए कि आपको जो भी मैं समझा रही हूं वो आप तक पूरा पहुंचे, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही हूं वो आप ले पाए। मैटर नहीं करता कि मैं उसके लिए कौन सा मेथड यूज कर रही हूं, मैटर ही नहीं करता कि उसके लिए मैंने कौन सी शैली का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें किताबों में ही होती हैं, किताबों तक ही होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आई समझ में। मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि शिक्षा के द्वारा आपकी इंटरनल पावर को पहचाना जाता है, उनको प्योरिफिकेशन किया जाता है और प्योरिफिकेशन के बाद उनका डाइवर्जन किया जाता है। ये लिख दूं? अब सही है? इतना डायग्राम्स में मत जाओ। नहीं नहीं, इतना इतना भी इमोशनल मत हो। चलो अब लिखो, शिक्षा के द्वारा एक चीज याद रखना, इसके अंदर जो राइटर्स और ये जो इनके नाम आ रहे हैं ना, इनके थोड़े थोड़े इनको नाम को बार बार रिपीट करते रहना, क्योंकि अभी कम है, आगे आगे ये नाम और भी बढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसे अभी, वैसे कंप्यूटर में इतने नहीं है जैसे पैडागोजी में होते हैं, लेकिन फिर भी आएंगे। कुछ हमारे इंडियन राइटर्स भी आएंगे जिसके नाम आप बार बार अपने रूटीन में रखोगे ना, हर 2 4 5 दिन में याद रखना। पैडागोजी अगर आपने एक बार पढ़ ली और पढ़ के रख दी, उसका कॉन्सेप्ट तो याद रहेगा लेकिन फैक्ट भूल जाओगे, है ना। तो आपको उसे रेगुलर, उसमें रूटीन में रखना है कि हर 5 7 दिन में उसे रिवाइज करते रहो। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड सिलेबस है, तो इसका कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ जाएगा एक बार, तो वो याद रहेगा लाइफ टाइम, लेकिन उसके साथ साथ फैक्ट भी तो जरूरी है। चलिए, अच्छा मैं इसको पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ कि शिक्षा के द्वारा आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, नेतृत्व क्षमता का निर्माण होता है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका बनता है इसी से, राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, व्यवसायिक कुशलता का निर्माण होता है, और जितनी भी चीजों का निर्माण होता है सब शिक्षा के द्वारा ही होता है। इसी में भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास सारे लिख दो आप लोग। सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, नेतृत्व क्षमता का निर्माण होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनता है आपका, राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, भावनात्मक भावनात्मक विकास होता है, सामाजिक, मानसिक, चारित्रिक
व्यवसायिक कुशलता का विकास होता है। जितना भी काम आप कर पाते हो शारीरिक, कहीं ना कहीं आपको उस चीज के लिए शिक्षा मिली हुई होती है। शिक्षा केवल पाठ्यक्रम आधारित नहीं होती, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि एजुकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होती हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा से पहले इसके बाद हम बात करेंगे इंस्टिक्ट। आप कहते हो ना मुझे जस्ट एक इंस्टिक्ट आया, प्रवृत्ति। इंस्टिक्ट, इंस्टिक्ट नहीं पढ़ा है? इंस्टिक्ट सुना तो होगा, बोलते तो है कि मैं वहां गया, अचानक से वो मेरी तरफ आया, मुझे इंस्टिक्ट आया और मैं भाग गया वहां से। मतलब आपके अंदर इमोशंस आना है ना, इंस्टिक्ट की वजह से ही आपके अंदर वो इमोशंस आते हैं। और इमोशंस, भय का इमोशन, घृणा का इमोशन, युद्ध का इमोशन, मतलब आपके अंदर। तो ये टोटल 14 इमोशंस होते हैं आपके अंदर, टोटल 14 इंस्टिक्ट होते हैं, जिनकी वजह से 14 ही है। हाँ, इंट्यूशन आप यहाँ पे पेडागोजी में यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका सिमिलर वर्ड वहां पे आप इसको सिनोनिम्स एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं, है ना। तो यहाँ पे इंस्टिक्ट की जब हम बात करते हैं तो इंसान के अंदर जन्मजात 14 प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। 14 इंस्टिक्ट उसके अंदर होते हैं, जिनकी वजह से उसके अंदर 14 जो इमोशंस मैं आपको उससे कनेक्ट करके बताऊंगी, वो उसके अंदर जन्मजात ही होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बच्चा है, उसका जन्म हुआ है और वो 2 4 5 दिन का ही हुआ है, और नहीं भी हुआ है तो भी वो भूखा है, तो वो रोने लग जाएगा। जैसे ही मां पास आएगी वो कुछ ढूंढने लग जाएगा आसपास से, तो उसके अंदर भूख की प्रवृत्ति जन्मजात है, ठीक है। हर चीज को नेगेटिव वे में लेना जरूरी नहीं है, एजुकेशन है, हर चीज की खुल के बात कर सकते हैं। बी अ जेंटल पर्सन, बी अ जेंटलमैन, है ना, कोई फर्क नहीं है। अभी मैं इसके अंदर कामुकता वर्ड यूज करूंगी, फिर आप कहोगे ये क्या होता है, वो सेक्सुअल इंस्टिक्ट होता है। अब वो भी बताना है, अभी बताया जाएगा, है ना, हर एक चीज बताई जाएगी अभी। सेक्सुअल इंस्टिक्ट, कामुकता, हाँ, प्रवृत्ति, इंसान के अंदर मतलब एक तरीके से इमोशन, ठीक है। ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसे कारण जिनकी वजह से आपके अंदर इमोशन जनरेट होते हैं, ठीक है। आपके अंदर इमोशंस जनरेट होते हैं, तो उन्हें पेडागोजी में मैं बोलूं तो बहुत ही टफ वर्ड में उन्हें बताया जाता है, तो मैं ब्रैकेट में आपको उनका मीनिंग भी लिखवाती हुई जाऊंगी, ठीक है। तो वो थोड़े से लिखो, सबसे पहले लिखो, मनुष्य में, मनुष्य में जन्मजात, मनुष्य में जन्मजात 14 प्रवृत्तियां होती हैं, इंस्टिक्ट बोला जाता है। जन्मजात 14 प्रवृत्तियां होती हैं, और ये बात कही है विलियम मैकडूगल ने। किसने कही है ये बात? विलियम मैकडूगल ने। और इन्हीं जन्मजात प्रवृत्तियों को ही, किसको? जन्मजात प्रवृत्तियों को ही बोला जाता है मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां इसलिए बोला गया है क्योंकि ये इंसान के अंदर जन्म से ही होती है। तो
कितनी प्रवृत्तियां होती हैं इंसान के अंदर? जन्मजात 14 प्रवृत्तियां होती हैं, 14 इंस्टिक्ट होते हैं, और ये बताया है विलियम मैकडूगल ने। और जन्मजात जो प्रवृत्तियां होती हैं इन्हें बोला गया है मूल प्रवृत्तियां या पाश्विक। हाँ, बेसिक इंस्टिक्ट, पाश्विक प्रवृत्तियां, और इन्हीं को ही बोल सकते हैं बेसिक इंस्टिक्ट, कि ये हर इंसान के अंदर होंगी ही होंगी जन्म से ही। और ये बताया है विलियम मैकडूगल ने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक तरफ लिख देते हैं मूल प्रवृत्तियां, और इन्हीं प्रवृत्तियों से इंसान के अंदर इमोशन जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? इन्हीं प्रवृत्तियों से इंसान के अंदर इमोशन जनरेट होते हैं। जैसे ही छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा होता है, वो बाकी कुछ जानता भी नहीं है, वो चलना फिरना सीखा ही है, और एकदम से आप उसे डराते हो तो वो एकदम से देखेगा, कुछ समझेगा, उससे पहले वो भाग जाएगा वहां से। तो उसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति वो कौन सा इमोशन आया? भय का। कौन सा इमोशन आया? भय का आया। आपने देखे होंगे बच्चे होते हैं, उनके अंदर, किसी के अंदर बचपन से ही युयुत्सा मतलब युद्ध की प्रवृत्ति होती है ना? बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर बचपन से वो चिड़चिड़े होते हैं, घृणा की प्रवृत्ति होती है। तो प्रवृत्तियां, जो 14 प्रवृत्तियां मैं यहाँ लिखवाने वाली हूँ, वो सारी की सारी क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं। तो एक तरफ आप लिख दो इंस्टिक्ट और एक तरफ आप लिख दो इमोशंस। प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां और इमोशंस। ठीक है, चीजें समझ तो आ रही है ना? ऊपर से तो नहीं जा रही है? क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूं कि हर चीज को आपको समझाऊं। आप में से कितने लोग हैं जिनकी अभी पीजीडीसीए चल रही है? पीजीडीसीए वाला कोई नहीं है? बीसीए वाला? तो एमसी वाले हैं सब? अच्छा, बीटेक वाले भी हो? क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पे पीजीडीसीए की ऐसे ही डिग्रियां ले रहे हैं। कल स्पेशल नोटिफिकेशन आया था न्यूज़पेपर में, ड्यूअल वेरिफिकेशन होगा। और याद रखना, आप भविष्य में किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर आपके पास फर्जी डिग्री मिलती है तो। ऐसा ना करें, माथे पे दाग लग जाएगा। चलिए, सबसे पहले लिखते हैं पलायन। और पलायन को लिखा जाता है भागना। पलायन से पता चलता है, जैसे ही बच्चा आपके पास आया, आपने देखा, आपने बच्चे को सडनली डराया, बच्चा भागेगा, मतलब पलायन का अर्थ होता है भागना। तो उसके अंदर कौन सी इमोशन आया? भय का, डर का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं निवृत्ति, जिसे बोलते हैं अप्रियता। मतलब बच्चे के अंदर अप्रियता, इसका मतलब है कि उसके अंदर घृणा है। कौन सा इमोशन है? घृणा। युयुत्सा, युयुत्सा युद्ध, इसका मतलब है जल्दी से बात बात पे लड़ाई के लिए कौन तैयार हो जाता है? जो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, जिसके अंदर क्रोध की भावना, जो जिसके अंदर एंगर बहुत ज्यादा होता है। तो क्या हो गया? क्रोध। युयुत्सा, है ना? जो भी ऐसे होंगे वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी और लिखवा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी ये वर्ड्स आप भी पहली बार पढ़ रहे हो, है ना? युद्ध, युयुत्सा का युद्ध प्रियता, है ना? युद्ध प्रिय, जिन्हें युद्ध करने का या लड़ाई वगैरह करने का बहुत ज्यादा शौक है। आपने देखा होगा,
शिशु सॉरी शिशु रक्षा, उनके अंदर होता है वात्सल्य का भाव या प्रेम का भाव। शिशु रक्षा, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो अपने छोटे भाई या बहन की जिस हिसाब से रक्षा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम होता है, वात्सल्य का भाव होता है। वात्सल्य भाव जनरली छोटे बच्चों की तरफ आपका जो प्रेम होता है उसी को ही वात्सल्य भाव बोलते हैं। तो ये इमोशन आपके अंदर बचपन से ही होता है। आप कोई 7-8 महीने के बच्चे को रख दो और उसी के पास अगर आपने 3-4 महीने के बच्चे को रखा है तो भी वो उसकी तरफ क्या करेगा? प्यार की भावना दिखाएगा। हो सकता है कि थोड़ी देर में उसके चपेट भी मार दे, है ना? वो चपेट मारेगा तो वो युद्ध प्रियता की भावना भी दिखाएगा। आखिर बच्चा है, क्रोध भी है उसके अंदर। थोड़ी देर में हो सकता है कि भाई एक माँ के 2 बच्चे हो गए 1 साल के अंदर, तो वो अपने भाई को अपनी माँ के पास नहीं देख पाएगा, कहेगा इसे दूर हटाओ, तो उसके अंदर घृणा का भाव भी है। तो ये सारे इंस्टिक्ट होते हैं, ये जन्मजात होते हैं। अब लिखिए संवेदनशीलता। ठीक है, संवेदनशीलता में होता है आपके अंदर कष्ट का भाव। मतलब अगर आपने किसी को भी परेशानी में देखा तो आपके अंदर से मन से ऐसा हो जाता, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आप जा रहे हो, सडनली आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एकदम से आपके अंदर जो इंस्टिक्ट आता है ऐसे करना, वो आपका कष्ट का भाव है कि आपने आपके अंदर सिंपैथी के साथ साथ एक इम्पैथी भी है। कई बार लोग उस चीज को खुद के अंदर भी महसूस कर लेते हैं, सिंपैथी वाला, है ना? इम्पैथी होता है उस चीज को खुद के अंदर फील करना, सिंपैथी होता है उसी को, उसी के दर्द को उसी के ऊपर समझना। लेकिन जब आप उस दर्द को खुद के अंदर, वो करुणा की भावना चली जाती है, एम्पैथी, आप उसको खुद के अंदर महसूस करने लग जाते हो उस चीज को। ठीक है, तो संवेदनशीलता, कष्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं काम प्रवृत्ति। अच्छा, ये संवेदनशीलता है, ये बचपन में बच्चे के अंदर भी होती, बचपन से ही होती है। जैसे आप कर रहे हो तो आपने बच्चे को कहा कि ये लग गई, ये हो गया, तो बच्चा उसमें फूंक मारता है। बच्चा इस तरीके के इमोशंस दिखाता है क्योंकि उसके अंदर वो चीज जन्मजात होती है। आपने बच्चे को नहीं बताया कि भाई अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो आप ऐसा वो करना। बच्चा माँ को किसी भी दुख में परेशानी में देखता है तो आप देखना, बच्चा अगर माँ को फूंक मारते, चूल्हे में फूंक मारते हुए देख रहा है, माँ की आंख से आंसू आ रहे, देखना बच्चा वो फूंक मारने वाली वो जो होती है ना, उसको उठा के लेके आएगा या माचिस की डिब्बी उठा के लेके आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ के उसको दर्द को महसूस कर रहा है। ये बच्चों के अंदर जन्मजात ही होता है। ठीक है, तो ये इंस्टिंक्ट बच्चों के अंदर। काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, काम काम, ये वो वाली वर्क वाली नहीं है, ये काम प्रवृत्ति है सेक्सुअल इंस्टिक्ट। मैं आपको बता देती हूँ, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर सेक्सुअल इंस्टिक्ट बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी सेक्सुअल इंस्टिक्ट खत्म होती जाती है, धीरे धीरे कम होती है। फिर आफ्टर किशोरावस्था के बाद, हार्मोनल चेंजेस के बाद वो प्रवृत्ति फिर से जनरेट होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से उसके अंदर काम प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो बचपन में काम प्रवृत्ति, कामुकता सर्वाधिक होती है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड से मैंने आपको बता दिया और समझा भी दिया है कि ये क्या होती है। इसके ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक कब होती है, तो ये सर्वाधिक होती है बचपन में, और धीरे धीरे कब ये, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ये कम होती जाती है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कामुकता, और कामुकता के साथ ही ब्रैकेट में लिख दो कि ये बचपन में सर्वाधिक होती है और धीरे धीरे कम होती चली जाती है। बचपन में क्या होती है? सर्वाधिक होती है और धीरे धीरे फिर ये कम होती जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चे बड़े ही जिज्ञासु होते हैं, है ना? हर चीज को देख के आप ना एक काम करना, आपने ये चीज ली बच्चे को दिखाना, और सडनली आप दिखाते हुए, मैंने जैसे इसे अपनी जैकेट में डाल लिया उसको दिखा के, और उसको मैंने ऐसे कर दिया, तो वो आश्चर्य से ऐसे देखेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है कि ये हुआ तो कैसे हुआ, है ना? ये जिज्ञासा होती है बचपन में। आप बच्चे को कुछ भी करके दिखाओ, आप बच्चे को सडनली दिखो, आप बच्चे के पीछे, उससे दीवार के पीछे छुप जाओ, बच्चे के अंदर जिज्ञासा कहाँ गायब हो गई। ठीक है, तो जिज्ञासा से आता है आश्चर्य की इमोशन।
आत्महीनता, और इससे आती है अधीनता की भावना। बताती हूं कैसे। मान लीजिए जब आप छोटे थे, आप चल चल के देखते थे और आपको लगता था कि बादल आपके साथ साथ चल रहे हैं, सूरज आपके साथ साथ चल रहा है, चांद आपके साथ साथ चल रहा है, और आपको लगता है ये चांद मेरे अधीन है। आप इधर होके देखते हो, चांद इधर हो जाता, आप इधर होके देखते हो, चांद इधर हो जाता, आपको लगता है ये आपके आपके अधीन है, जैसा आप चाह रहे हो ये वैसा ही चल रहा है। तो ये होती है आत्महीनता का इंस्टिक्ट, और उससे उसको अधीनता की प्रवृत्ति आती है कि ये सारी चीजें क्या है, मेरे अधीन है, और ये मेरे अधीन है तभी ये मेरे हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो ये हो गई आत्महीनता, जिससे आती है अधीनता की भावना। फिर बात करते हैं आत्म प्रदर्शन, और इससे आती है श्रेष्ठता की भावना। आत्म प्रदर्शन, इससे आती है श्रेष्ठता की भावना। देखना, बच्चा जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, आप छोटे छोटे बच्चों को, तीन चार बच्चों को एक साथ लाइन में दौड़ाओ, और बच्चा सोचेगा मैं इससे आगे निकल जाऊं, और मैं इससे, आपने तो उसे नहीं सिखाया। चलो आप तो बड़े हो, आप तो समझ सकते हो कि मुझे सबसे श्रेष्ठ रहना है, लेकिन बच्चों को कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। बच्चा फिर भी श्रेष्ठ रहना सीखता है। कैसे? आपने चार बच्चों को कभी भी बचपन में दौड़ा के देखना, उन्हें ज्यादा किसी चीज, उन्हें खुद को नहीं पता कि उनके अंदर ये भावना है, लेकिन है उनके अंदर वो जन्म से ही। आप दो तीन चार बच्चों को साथ दौड़ाओगे, या तो वो उसे धक्का मार देगा, गिरा देगा, वो आगे जाने की कोशिश करेगा और वो फर्स्ट आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके अंदर श्रेष्ठता की भावना है कि मैं श्रेष्ठ हूं इन सब से। वो मैं कैसे हूं उसके लिए फिर उस उम्र में कोई मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद आता है सामूहिकता। एकाकीपन का भाव, एक टाइम के बाद बच्चे को ग्रुप चाहिए होता है। बच्चा माँ के साथ रहता है, ठीक है, अपने परिवार के साथ रहता है, उसके बाद बच्चों को अपना एक ग्रुप चाहिए होता है। उसके अंदर अकेलेपन की भावना आने लग जाती है। अब वो समूह ढूंढता है। क्या ढूंढता है वो? समूह ढूंढता है कि मैं समूह में रहूं। वो सेम उम्र का समूह ढूंढेगा पहले तो, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है। पहले वो सेम उम्र का समूह ढूंढता है, समान उम्र का, उसे समूह चाहिए होता है, बस वो अकेलेपन से डरता है ना। तो उसके अंदर आता है एकाकीपन का भाव। फिर आता है भोजन की तलाश, मतलब उसके अंदर आता है भूख का भाव। आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको जन्म से बताया कि बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, दो चार दिन का भी नहीं हुआ होता है, बच्चे को भूख लगी है या तो वो रोने लग जाएगा, क्योंकि वो भोजन की तलाश करता है, और जैसे ही माँ पास आती है तो वो अपने माँ के इधर उधर सर मारता है और ढूंढता है। क्या कर रहा है वो? भोजन की तलाश कर रहा है। किसी ने उसे बताया कि भूख लगने पे ऐसा करना है, लेकिन उसके अंदर ये भूख लगने पे उस भोजन की तलाश का भाव उसके अंदर क्या है? जन्मजात ही आया है। उसके बाद बात करते हैं संचय, संचय का भाव। जैसे जैसे बड़ा, पहले बच्चा, और एक और चीज आपने देखा होगा, बच्चा जब छोटा होता है तो उसे भूख में कुछ नहीं मिलता, तो वो किसी भी चीज को हाथ में लेके खाने लग जाता है, क्योंकि उसे अपनी भूख का तो पता है। अभी उसको ये नहीं पता कि ये चीज क्या है, खानी है या नहीं खानी है, बस उसे ये पता है ये चीज है, मुंह तक लेके जानी है और शायद इससे मेरा पेट भर जाएगा, तो वो भूख की भावना है। उसके बाद आता है संचय की भावना। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, आप देखते हैं बच्चे को आपने कोई चीज दी, थोड़ा सा वो खाएगा, थोड़ा सा वो रखेगा, थोड़ा सा वो रखेगा, क्योंकि अब उसके अंदर संचय का भाव आने लगे कि उसे ये चीज उसकी है और उसे ये बचा के रखनी है। मान लो आप कहते हो ना, जैसे बचपन में छोटे छोटे होते थे, किसी भी चीज के ऊपर हाथ रख दिया, आपने कहा ये चीज मेरी हो गई, आप अधिकार दिखाने लग जाते हो उस चीज पे। तो संचय के साथ ही अधिकार की भावना भी आ जाती है। ठीक है, तो संचय के साथ ही आपके अंदर आ जाती है अधिकार की भावना।
अधिकार की भावना। संचय का मतलब होता है उस चीज को इकट्ठा करके रखना, किसी चीज को इकट्ठा करके रखना। संरचना, इसमें वो रचना का आनंद लेने लगता है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हास्य की भावना। हास्य यानी कि आनंद की अनुभूति। आपने देखा होगा छोटे से बच्चे को, जितना छोटा बच्चा हंस सकता है इतना आप नहीं हंस सकते। आप छोटे से बच्चे को छोटी सी चीज के लिए हंसाओगे, वो बहुत देर तक हंसता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे हंसने से आनंद की अनुभूति होती है। धीरे धीरे बड़े होते जाते हो आप, वो बहुत कम होता है कि आप हर टाइम हा 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 करते रहो। ऐसा नहीं होता है, आप लिमिट में करते हो। जनरली आप हर चीज को स्माइल करके वो कर देते हो, लेकिन बच्चा जो होता है, आप उसके सामने 2 बार दीवार के पीछे से छुप के निकल जाओ, उसको उसी में ही आनंद लगता है और वो हंसता है उसी में, कितना जोर जोर से हंसता है। उसके अंदर वो अनुभूति बचपन से नहीं होती है, वो बचपन से ही होती है। आप छोटा सा बच्चा है, आप उसकी तरफ इस तरीके से कर दो, 2-3 बार कर दो, वो 5-6-7 महीने का है तो भी वो आपकी तरफ स्माइल करने लग जाएगा। हालांकि अभी उसे हंसना नहीं आता, लेकिन वो आनंद की अनुभूति तो कर रहा है क्योंकि उसे मजा आ रहा है। बच्चा होता है, उसको आपको कोई बर्तन दे दो, वो उसको बजाएगा और वो उससे खुश रहेगा क्योंकि उसमें उसे मजा आ रहा है। वो आनंद की अनुभूति, फिर वो उल्टी उल्टी चीजों में ही आनंद की अनुभूति लेता है जो हमारे लिए नहीं होते। वो रचना का अनुभव करने लग जाता है। हर चीज अभी उसे नहीं पता, उसे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन उसे उस चीज में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो आनंद की अनुभूति, रचना की अनुभूति, हर चीज का आनंद लेने लगता है। बड़े होने के बाद तो ये इन इंस्टिंक्ट को आप कंट्रोल करना सीख जाते हो, आपके अंदर सारी प्रवृत्तियां, फिर आपके अंदर विल पावर आ जाती है। बचपन में नहीं होती है। मम्मी कहती है चुप हो जाओ, बचपन में बच्चा छोटा होता है तो उसे और हंसी आती है, उसे लगता है पता नहीं मम्मी, अच्छा मम्मी उसे डांट रही, उसे उसमें भी मजा आता है क्योंकि उसे आनंद की अनुभूति वो कहीं से भी लेगा, अपनी तरह नहीं होता है। तभी तो आप देखते हो कि बचपन में जिस चीज के लिए आप हंसते थे उसी चीज को अगर बड़े होके कोई बोल देता तो उसी चीज में रोना आ जाता है, क्योंकि तब आपके इमोशंस अलग हो जाते हैं। लेकिन ये होते हैं जन्मजात सभी के अंदर। तो ये चीजें समझ आई, 14 इंस्टिंक्ट लिखवा दिए हैं मैंने। ये आपके जन्मजात होते हैं जिनसे आपके सारे के सारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ये बेस तैयार कर रहे हैं। ये बेस आपको इस चीज का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब ये चीजें आ जाएंगी तो आप बाकी की चीजों को भी समझ पाएंगे। अब हम बात कर, अभी तक तो ये शिक्षा की और उन्हीं की बातें चल रही थी, अब आज हम बात करते हैं थोड़ी सी शिक्षा शास्त्र की। 5-10 मिनट बाद छोड़ देंगे। मेरे हिसाब से अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कल दोबारा से इसे रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, 5-7 मिनट में ये आज का रिवीजन हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा, बल्कि कल वाली चीजें आज भी याद हो जाएंगी। 5-10 मिनट और पढ़ लो, फिर 2 घंटे हो जाएंगे। मैं भी क्या आधे घंटे का इधर उधर करती हूँ, मैं बोलूँ सर मैंने 1.5 घंटे की क्लास ली है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने कहा ना, हर अवस्था जो जन्मजात आपके अंदर आ गई है वो तो आपके अंदर रहेगी ही रहेगी। बड़े होने के साथ साथ आपके अंदर और भी प्रवृत्तियां आ जाती हैं, लेकिन ये प्रवृत्तियां, ये इंस्टिक्ट आपके अंदर जन्मजात रहते हैं। जब आप जन्म लेते हो तभी से आपके अंदर ये इंस्टिक्ट आ जाते हैं, ये प्रवृत्तियां आपके अंदर आती हैं। मैंने जन्मजात का मतलब है कि ये बेसिक है, मूल है आपके अंदर, सबके अंदर। आपके अंदर है ना वो, तो एक 2 साल के बच्चे के अंदर भी है, एक 2 दिन के बच्चे के अंदर भी है ना। मूल का मतलब होता है जो आपके जन्म से ही आपके साथ हो, जो हर किसी के अंदर बेसिक है, जो है ही है सबके पास।
जैसे आप पेपर देने जाते हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब है कि ये सबके लिए है, जरूरी है। तो ये सबके लिए जरूरी है, जरूरी नहीं कि वो बच्चा ही हो। बच्चे को तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम्पल देके कि भाई ये जन्म से ही आपके अंदर होती है। मूल का मतलब है कि जन्मजात होना, ठीक है। इनको पाश्विक प्रवृत्तियां भी बोलते हैं। एक काम करते हैं, आप बोर फील कर रहे, इसी को दोबारा से रिपीट कर ले इन्हीं चीजों को, या आगे का करवा दे थोड़ा सा। हाँ, तो ऐसे अब आ गए समझ में मूल का मतलब क्या है। अब बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की। इसी के अन्य नाम, इसी को ही बोला जाता है शिक्षण शास्त्र, अध्यापन शास्त्र, शिक्षा विज्ञान। ठीक है, अध्यापन विज्ञान, ये इनके नाम होते हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्र भी बोल सकते हैं, अध्यापन शास्त्र भी बोल सकते हैं, शिक्षा विज्ञान भी बोल सकते हैं, अध्यापन विज्ञान भी बोल सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है अध्यापन करवाने का जो विधिवत रूप से, अध्यापन विधिवत रूप से कैसे करवाया जाए उसका जो एक कलेक्टिव समूह है उसी को ही शास्त्र बोला गया है। ठीक है, शिक्षण का विधिवत, शिक्षा को आप तक विधिवत रूप से पहुंचाना ही शिक्षा शास्त्र है। शिक्षण का विधिवत रूप से अध्यापन करवाना ही क्या है, शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, शिक्षण शास्त्र वो शिक्षण करवाना, आप तक उस ज्ञान का, आपको वो ज्ञान पहुंचाना या आप तक वो ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, अध्यापन, शिक्षण, अध्यापन सब वही होते हैं। ठीक है, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसी का इंग्लिश में नाम होता है पेडागोजी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि शिक्षा शास्त्र, इसके इनकी डेफिनेशंस भी मैं लिखवा दूंगी, अलग अलग लोगों ने दी है, हमें एक की ही मेन पढ़नी है जिनकी बात हम करेंगे। ठीक है, कॉलिन डिक्शनरी की, सिर्फ हमें कॉलिन डिक्शनरी की ही बात करनी है और किसी की बात यहाँ पे नहीं करनी है। अभी तक ज्यादा नाम नहीं आए हैं, किस किस के आए हैं, रूसो का आया है, जॉन डीवी का आया है, भर्तरी जी का आया है, ब्लूम का आया है, जॉन एडम का आया है और जॉन ड्यूवी का आया है। बस याद है आपको, ड्यूवी, ब्लूम और एडम वो किससे संबंधित है, शिक्षा के प्रकार से। ठीक है, अधिगम या शिक्षण के प्रकार से, टीचिंग के प्रकार से। अगर हम बात करें शिक्षा, तो शिक्षा की परिभाषा किस किस ने दी है, रूसो ने दी है, जॉन डीवी ने दी है, भर्तरी जी ने दी है और लोक ने दी है। ठीक है, अगर मैं शिक्षा शास्त्र की बात करूं तो यहाँ पे कॉलिन डिक्शनरी की ही बात करेंगे हम, और किसी की यहाँ पे बात नहीं होगी। जब हम शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो इसका अंग्रेजी में मीनिंग होता है पेडागोजी। अब मैं आपसे बोलूं पेडागोजी, यहां पे ध्यान रखने की ये चीज है कि पेडागोजी ग्रीक शब्द से भी बना है और फ्रेंच से भी बना है। किससे भी बना है, ग्रीक से भी बना है और फ्रेंच से भी बना है। अगर मैं यहां पे बात करूं ग्रीक, पेडागोजी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, ग्रीक वर्ड, मैं यहाँ पे वर्ड लिख देती हूँ, ग्रीक वर्ड कौन सा है, PAIDGO, पेडागोजिया, पेडगोजिया। और इसी का ओल्ड जो नेम था वो था पेडागोगस। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड पेडा
गोजी, स्पेलिंग पे ध्यान देना, ठीक है। तो पेडागोजी वर्ड है, दो वर्ड से डिराइव्ड है, दो भाषा का शब्द है, एक ग्रीक शब्द भी है और एक ये फ्रेंच शब्द भी है। मैं इनको हिंदी में नहीं लिखवाऊंगी, आपको ये इंग्लिश में ही देने हैं और इंग्लिश में ही लिखे जाएंगे, क्योंकि पेडागोजी PEDAGOGIE, ठीक है, ओल्ड वर्ड था ये, पेडागोगस था। हाँ है, देखो पेडागोगस ही होगा, गोजस नहीं बोल सकते हम इसे। हाँ वो पेडागोगस, हाँ। और ऊपर वाला है पेडगोजिया। हाँ ये इंग्लिश की विडंबना है कि यहाँ एक जैसा वर्ड दो वोवल्स के बीच में आके भी उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। हाँ एक चीज याद रखना, जो हिंदी की बुक होगी, अगर किसी बुक में ऐसा मिल सकता है वो हिंदी में लिखा हो तो आप हिंदी में फॉलो मत करना, क्योंकि मैं नीचे वाले फ्रेंच वर्ड को भी लिखूंगी तो पेडागोजी ही लिखा जाएगा हिंदी में, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग है। एग्जाम में वो ऐसा नहीं करता है, याद रखना। इसलिए मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे पेपर आपको कौन सा देखना है, इंग्लिश का ज्यादा देखना है, हिंदी पे फोकस नहीं करना। बस इसकी एक डेफिनेशन लिख लो, है ना, लिखो। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया को शिक्षण कार्य की प्रक्रिया को विधिवत रूप से करने का अध्ययन, क्या कहलाता है, शिक्षा शास्त्र कहलाता है। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया को विधिवत रूप से, पेडागोजी में क्या सिखाया जाता है, टीचिंग ही तो सिखाई जाती है, तो शिक्षण कार्य की प्रक्रिया को विधिवत रूप से, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टाइल में, एक पर्टिकुलर मेथड के साथ, कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज को फॉलो करते हुए जब अध्यापन कार्य करवाया जाता है, अध्यापन कार्य करवाने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसी को ही शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया को विधिवत रूप से करने का अध्ययन ही क्या कहलाता है, शिक्षा शास्त्र कहलाता है। इसमें शिक्षण हमें किस तरीके से करवाना चाहिए, किस तरीके के मेथड का यूज करना चाहिए, क्या जो मेथड या शैली या स्टाइल मैं यूज कर रही हूं, क्या उसे आप समझ भी पा रहे हैं या नहीं, या आपके सर के ऊपर से जा रहा है, ये चीजें यहाँ पे करवाई जाती है। मतलब उस चीज का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है कि शिक्षण कार्य कैसे करवाया जाए। यहाँ पे शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक इस चीज का अध्ययन करता है, जैसे मैं अध्ययन करके आई हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं भी तो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं ये सब्जेक्ट आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकूं।
आप तक जो इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रही हूँ, जो इंफॉर्मेशन मैं डिराइव करना चाह रही हूँ, आप तक जाए वो इंफॉर्मेशन, क्या वो सही रूप में जा रही है? क्या मैं उसको सही तरीके से पहुंचा पा रही हूँ? क्या मैं सही अमाउंट में पहुंचा पा रही हूँ? ये, और आप तक अगर वो जा रही है तो आप उसे कितना ग्रैब कर पा रही हैं, ये भी जरूरी होता है। ये सारी चीजों का अध्ययन ही शिक्षा शास्त्र में किया जाता है। कल मैं आपको शिक्षण बता दूंगी कि शिक्षण क्या होता है, टीचिंग करना क्या होता है, ज्ञान का आदान प्रदान या शिक्षा का आदान प्रदान। ठीक है, फिर मैं आपको शिक्षक बता दूंगी कि शिक्षक शास्त्र क्या होता है। वो मेन शिक्षक पे केंद्रित होता है और शिक्षक का उद्देश्य होता है कि छात्रों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाल के लेके आना, सही रूप से सही पाठ्यक्रम के साथ उनको पढ़ाया जाए, उनका तरीका चाहे कोई भी हो, बस वो छात्रों तक सही रूप में जाना चाहिए। ये चीजें मेन यहाँ पे ध्यान रखी जाती हैं। तो यहाँ तक चीजें समझ आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे कर ली हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आपका इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही वो कॉलिन डिक्शनरी के बारे में ही पढ़ना है कि उसने शिक्षण के बारे में क्या बताया है। ठीक है, सबकी अपनी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, सार वही निकल के आता है, सभी का सार वही निकल के आता है। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? एक अपरिपक्व व्यक्ति, एक परिपक्व व्यक्ति के द्वारा एक अपरिपक्व व्यक्ति को उसको शिक्षण देना, है ना। अपरिपक्व मतलब आप तक, अभी तक आपको उस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, जिस चीज का मुझे ज्ञान है, तो मैं आपको वो ज्ञान देके परिपक्व बनाना। शिक्षण का कार्य क्या होता है कि एक मनुष्य द्वारा एक मनुष्य को बनाना, है ना। और उस ज्ञान को प्रदान करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वही क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती। शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षा देने के लिए जिस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है वही क्या है? शिक्षण है। एक मनुष्य द्वारा एक मनुष्य बनाना, एक अपरिपक्व व्यक्ति द्वारा एक परिपक्व व्यक्ति द्वारा एक अपरिपक्व व्यक्ति को बनाना या उस तक वो ज्ञान पहुंचाना। ऐसे मत बोलो कि अरे उसे अपरिपक्व ही बनाना, परिपक्व बनाना। ठीक है, मतलब परिपक्व व्यक्ति यहाँ पे शिक्षक होता है और अपरिपक्व यहाँ पे कौन होता है? शिक्षार्थी होता है। ठीक है, और एन मुखर्जी हैं, उन्होंने तो बहुत ही अच्छी परिभाषा दी थी कि शिक्षा कोई हर किसी के हाथ में एक चाय के प्याले के समान नहीं है, ये एक कला है, विज्ञान है। क्योंकि ज्ञान तो हर किसी के पास होता है, लेकिन बेहतरीन शिक्षक वही होता है, उसी का शिक्षण बेहतर होता है जो अपने ज्ञान को जितना है उसको बेहतर तरीके से आप तक अनुदेशन कर पाए, आप तक पहुंचा पाए। अनुदेशन का अर्थ क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देना, आपको वो चीज, मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाना ही क्या है? अनुदेशन है। इंस्ट्रक्शन जो आप पढ़ते हो उन्हीं को, उसी को क्या बोलते हैं? अनुदेशन। सही नोट्स वगैरह तैयार हो रहे हैं, आपको कोई और किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के आऊंगी सारी, आपको पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आप तक लेके आऊंगी। चलो, यहां तक कोई डाउट?